संविधान ये महज एक कानूनी दस्तावेज है या किसी देश की आत्मा? वो कौन सी किताब है जो 140 करोड़ लोगों को एक पहचान देती है, सरकार को उसकी सीमाएं बताती है और हमारे सपनों को साकार करने का रास्ता दिखाती है? सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्य व्यवस्था के बिल्कुल दिल में उतरेंगे और समझेंगे कि संविधान की अवधारणा आखिर है क्या। ये एक ऐसा विषय है जो यूपीएससी की तैयारी की नींव है। और ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं बल्कि मेंस में आपके उत्तरों को गहराई और कह सकते हैं एक दर्शन देने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। हमारी इस यात्रा को जारी रखने के लिए आपके सहयोग की हमें बहुत आवश्यकता है। अगर आप सक्षम हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करें। हमारे सभी मौजूदा सदस्यों का दिल से धन्यवाद। आपका समर्थन ही हमें ऐसा महत्वपूर्ण कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हाँ, आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। और हाँ, इस चर्चा के मुफ्त नोट्स और प्रैक्टिस पीवाईक्यूज हमारे टेलीग्राम चैनल पर हैं और प्रीमियम नोट्स के लिए हमारे लेजेंड सदस्य डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब इस बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये शब्द संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया? इसका मूल अर्थ क्या है? देखिए, ये लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूएरे से बना है। कॉन्स्टिट्यूएरे जी, इसका मतलब होता है स्थापित करना या टू एस्टैब्लिश। तो मूल रूप से संविधान वो दस्तावेज है जो किसी राज्य या देश की राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करता है। अच्छा, ये देश का सर्वोच्च कानून है, यानी कोई भी दूसरा कानून, कोई भी सरकारी आदेश इसके ऊपर नहीं हो सकता। ये वो आधार है जिस पर पूरे देश की कानूनी इमारत खड़ी होती है। यानी ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है। लेकिन किसी भी समाज को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, ऐसे ब्लूप्रिंट की जरूरत ही क्यों पड़ती है? मान लीजिए किसी देश के पास संविधान नहीं है तो क्या होगा? अराजकता। सीधा सा जवाब, अराजकता। इसे ऐसे समझिए, संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है वो किसी भी समाज की समस्याओं को सुलझाने का एक लॉजिकल क्रम है। लक्ष्मीकांत में इसके 5 मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं, लेकिन उन्हें एक लिस्ट की तरह देखने के बजाय एक कहानी की तरह देखना चाहिए। ये दिलचस्प है। कहानी कैसे? देखिए, सबसे पहली जरूरत क्या है? एक समाज जिसमें करोड़ों लोग हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग हित हैं। हाँ, उन्हें एक साथ शांति से रहने के लिए कुछ बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। ये नियम इतने आधारभूत होने चाहिए कि सब उन पर सहमत हो सकें। तो संविधान का पहला काम है समन्वय के लिए बुनियादी नियम प्रदान करना। ठीक है। तो पहला कदम हुआ अराजकता को रोकना। हमने नियम बना लिए, लेकिन अब अगला सवाल खड़ा होता है, इन नियमों को लागू कौन करेगा? या अगर नए नियम बनाने हो तो वो कौन बनाएगा? मतलब शक्ति किसके पास होगी? बिल्कुल सही। और यहीं संविधान का दूसरा उद्देश्य आता है, ये तय करना कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार का गठन कैसे होगा। क्या देश में राजतंत्र होगा, लोकतंत्र होगा या कोई और व्यवस्था? अगर लोकतंत्र होगा तो संसद कैसे बनेगी, प्रधानमंत्री कैसे चुना जाएगा, ये सारे नियम संविधान ही तय करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है। हमने एक सरकार बना दी, उसे कानून बनाने की शक्ति दे दी। क्या गारंटी है कि वो सरकार खुद एक तानाशाह नहीं बन जाएगी? वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके नागरिकों को ही कुचलना शुरू कर सकती है। और ये किसी भी संविधान निर्माता के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसी से निकलता है तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना। अच्छा, संविधान सरकार को बताता है कि वो क्या नहीं कर सकती, और ये सीमाएं ही हमारे मौलिक अधिकार हैं। सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो आपके जीवन का अधिकार, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या समानता का अधिकार छीने। मुझे वो एनालॉजी याद आ रही है कि सरकार आग की तरह है, बहुत उपयोगी, लेकिन अगर नियंत्रण में न रखा जाए तो सब कुछ जला सकती है। मौलिक अधिकार उस आग के चारों ओर की बाढ़ है। बेहतरीन एनालॉजी है, एकदम सटीक। अब तक हमने सरकार को अराजकता रोकने, निर्णय लेने और फिर उस पर लगाम लगाने का काम सौंपा। लेकिन एक अच्छी सरकार का काम सिर्फ नकारात्मक नहीं होता कि वो कुछ गलत ना करे, उसका एक सकारात्मक काम भी होता है। आप नीति निर्देशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की ओर इशारा कर रहे हैं। जी, संविधान का चौथा उद्देश्य है सरकार को समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने और एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए सक्षम बनाना। संविधान सरकार को एक लक्ष्य देता है कि आपको एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है,
गरीबी मिटानी है, सबको न्याय उपलब्ध कराना है। तो ये सरकार को एक नैतिक दिशा देता है। बिल्कुल। और जब ये चारों उद्देश्य मिल जाते हैं, बुनियादी नियम, सरकार का ढांचा, सरकार पर सीमाएं और सरकार के लक्ष्य, तो इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा है पांचवा और अंतिम उद्देश्य, लोगों को एक सामूहिक मौलिक पहचान देना। इन सभी नियमों और मूल्यों के तहत रहते हुए हम सिर्फ अलग-अलग समुदायों के लोग नहीं रह जाते, बल्कि एक बड़ी पहचान, भारत का नागरिक, को साझा करते हैं। वाह! हमारा संविधान हमारी सामूहिक राजनीतिक और नैतिक पहचान का घोषणा पत्र है। तो ये सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, ये एक राष्ट्र के निर्माण की कहानी है। लेकिन क्या हर राष्ट्र इस कहानी को एक ही तरह की किताब से लिखता है? मुझे पता है कि दुनिया में संविधानों के कई अलग-अलग मॉडल हैं। लक्ष्मीकांत में इसका वर्गीकरण भी दिया है। हाँ, और ये वर्गीकरण यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें तुलनात्मक विश्लेषण मतलब कंपैरेटिव एनालिसिस करने में मदद करता है। सबसे पहला वर्गीकरण उनकी उत्पत्ति के आधार पर है, विकसित, इवॉल्व्ड और निर्मित। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ संविधान समय के साथ धीरे-धीरे विकसित होते हैं, जैसे एक पुराना पेड़ जिसकी जड़ें सदियों में फैलती हैं, और कुछ को एक निश्चित समय में सोच समझकर बनाया जाता है, जैसे एक इमारत जिसे आर्किटेक्ट डिजाइन करते हैं। एकदम सही। ब्रिटिश संविधान विकसित संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण है। उसे किसी संविधान सभा ने बैठकर नहीं लिखा, उस सैकड़ों सालों में बने कानूनों, परंपराओं और अदालती फैसलों का एक संग्रह है। अच्छा? इसके विपरीत अमेरिका और भारत के संविधान निर्मित हैं। हमारी संविधान सभा ने लगभग 3 साल की मेहनत से इसे बनाया। इस विकसित होने के क्या फायदे या नुकसान हैं? फायदा यह है कि यह समाज की परंपराओं के साथ ऑर्गेनिकली विकसित होता है, इसलिए बहुत स्थिर रहता है। लेकिन नुकसान यह है कि जब कोई बड़ा संवैधानिक संकट आता है, जैसे ब्रेक्जिट के समय ब्रिटेन में हुआ। हाँ, वो तो बहुत बड़ी उलझन थी। जी, तो कोई एक स्पष्ट दस्तावेज नहीं होता जिसे देखकर कहा जा सके कि सही प्रक्रिया क्या है। सब कुछ व्याख्या पर निर्भर हो जाता है, जिससे भ्रम पैदा हो सकता है। और यहीं से दूसरा वर्गीकरण भी जुड़ता है, लिखित और अलिखित, रिटन एंड अनरिटन। ब्रिटेन का संविधान विकसित होने के साथ साथ अलिखित भी माना जाता है। हाँ, हालांकि अलिखित शब्द थोड़ा भ्रामक है। भ्रामक क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। वहाँ कानून लिखे हुए हैं, अदालती फैसले लिखे हुए हैं। मतलब सिर्फ इतना है कि ये सब कुछ एक ही दस्तावेज में संहिताबद्ध या कोडिफाइड नहीं है, जैसा भारत या अमेरिका में है। अच्छा, मतलब आप ब्रिटेन में जाकर संविधान की एक कॉपी नहीं खरीद सकते। बिल्कुल। एक और बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण है जिस पर प्रीलिम्स में अक्सर सवाल आते हैं, कठोर और लचीला, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा संबंध संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट की प्रक्रिया से है। अगर संविधान में संशोधन करना उतना ही आसान है जितना कोई साधारण कानून बनाना, तो उसे लचीला कहते हैं, जैसे ब्रिटेन की संसद। वो तो साधारण बहुमत से कुछ भी बदल सकती है। हाँ, दूसरी तरफ अगर संशोधन के लिए एक बहुत ही जटिल विशेष प्रक्रिया की जरूरत हो तो उसे कठोर कहते हैं। अमेरिकी संविधान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें 200 से ज्यादा सालों में सिर्फ 27 संशोधन हुए हैं। सिर्फ 27? और भारत इस पैमाने पर कहाँ खड़ा है? हमारे निर्माताओं ने कौन सा रास्ता चुना? ये एक जानबूझकर लिया गया फैसला लगता है। ये एक बहुत ही सोचा समझा और शानदार फैसला था। भारतीय संविधान ना तो ब्रिटेन की तरह पूरी तरह लचीला है और ना ही अमेरिका की तरह बहुत कठोर। ये इन दोनों का मिश्रण है। अच्छा, एक बीच का रास्ता। जी। अनुच्छेद 368 के तहत हमारे यहाँ संशोधन के 3 तरीके हैं। कुछ प्रावधानों को संसद साधारण बहुमत से बदल सकती है। ज्यादातर प्रावधानों के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। 2/3 उपस्थिति और मतदान वाला। हाँ। और कुछ प्रावधानों के लिए तो इससे भी ज्यादा मुश्किल प्रक्रिया है। कौन से प्रावधान है वो प्रावधान जो देश के संघीय ढांचे से जुड़े हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव या केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। उन्हें बदलने के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी जरूरी है। इसीलिए भारतीय संविधान को कठोरता और लचीलेपन का समन्वय कहा जाता है। निर्माताओं को लगा कि देश को स्थिरता के लिए एक ठोस आधार भी चाहिए, लेकिन एक बदलते हुए समाज की जरूरतों के लिए अनुकूलनशीलता भी चाहिए। इसी संघीय ढांचे से एक और वर्गीकरण निकलता है, संघीय और एकात्मक, फेडरल एंड यूनिटरी। ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत की स्थिति काफी अनूठी है।
बिल्कुल। एक शुद्ध संघीय व्यवस्था में, जैसे अमेरिका में, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है और दोनों अपने अपने क्षेत्र में संप्रभु होते हैं। मतलब राज्य केंद्र के अधीन नहीं होते। इसके ठीक विपरीत एकात्मक व्यवस्था में, जैसे ब्रिटेन में, सारी शक्तियां राष्ट्रीय सरकार के पास होती हैं और वो अपनी सुविधा के लिए क्षेत्रीय सरकारों को कुछ शक्तियां दे सकती है और वापस भी ले सकती है। और भारत, हम खुद को राज्यों का संघ कहते हैं, लेकिन यहाँ केंद्र बहुत शक्तिशाली है। इसी वजह से केंद्र राज्य संबंधों में अक्सर तनाव की खबरें आती हैं, खासकर जब केंद्र और राज्यों में अलग-अलग पार्टियों की सरकारें हों। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। भारतीय संविधान में दोनों व्यवस्थाओं के लक्षण हैं: शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब संघीय लक्षण हैं। ये तो फेडरल फीचर्स हो गए। जी, लेकिन साथ ही एक मजबूत केंद्र, एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS, राज्यपाल की नियुक्ति और आपातकालीन प्रावधान। हाँ, आपातकाल में तो सारी शक्ति केंद्र के पास चली जाती है। बिल्कुल, ये सब इसे एकात्मक बनाते हैं। इसीलिए विशेषज्ञ केसी वेयर ने इसे अर्धसंघीय, क्वाजी फेडरल कहा। क्वाजी फेडरल। यह तनाव भारतीय राज व्यवस्था का एक स्थायी चरित्र है और मेंस में इससे जुड़े सवाल लगभग हर साल आते हैं। तो अब तक की चर्चा से ये साफ है कि एक संविधान का होना किसी भी देश के लिए कितना जरूरी है। लेकिन मैंने एक और शब्द सुना है, संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये क्या संविधान होने से भी कुछ ज्यादा है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी देश के पास संविधान तो हो पर संविधानवाद ना हो? ये एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण अवधारणा है। और हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। कई तानाशाह देशों के पास बहुत सुंदर लिखे हुए संविधान होते हैं जिनमें नागरिकों के अधिकारों की लंबी सूची होती है, लेकिन असल में वहां संविधानवाद नहीं होता। तो फिर ये संविधानवाद है क्या? संविधानवाद का सार एक शब्द में है: सीमित सरकार। लिमिटेड गवर्नमेंट। मनमानी और निरंकुश सरकार का विलोम है। संविधानवाद एक दर्शन है, एक विचार है जो कहता है कि सरकार की शक्तियों पर प्रभावी सीमाएं होनी चाहिए, ताकि सरकार हमेशा कानून के दायरे में रहकर ही काम करे, कानून से ऊपर उठकर नहीं। बिल्कुल। मतलब अगर संविधान दरवाजे पर लगा एक ताला है, तो संविधानवाद यह विश्वास है कि दरवाजे पर ताला लगा होना ही चाहिए ताकि सरकार अपनी मनमानी न कर सके। ताला होना एक तथ्य है, पर ताले में विश्वास करना एक मूल्य है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया। एक संविधान तो सिर्फ एक दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों को परिभाषित कर सकता है। जी। लेकिन अगर वो दस्तावेज सरकार को असीमित शक्तियां दे दें, तो वहां संविधान तो है पर संविधानवाद नहीं है। अच्छा। संविधानवाद के लिए कुछ तत्व जरूरी हैं, जैसे कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, एक स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा की शक्ति। ये सब मिलकर सरकार की शक्ति पर एक प्रभावी अंकुश लगाते हैं। हाँ, एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम बनाते हैं। तो जब मेंस के उत्तर में हम शासन मतलब गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर लिखते हैं, जैसे शक्तियों का दुरुपयोग या संस्थाओं का क्षरण, तो सिर्फ ये कहना कि सरकार नियमों का पालन नहीं कर रही, के बजाय ये कहना कि ये संविधानवाद की भावना के खिलाफ है, हमारे उत्तर को एक अलग वैचारिक गहराई देता है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि अभ्यर्थी ने सिर्फ तथ्यों को नहीं रटा है, बल्कि भारतीय राज्य व्यवस्था के पीछे के दर्शन को भी समझाया है। संविधानवाद लोकतंत्र की आत्मा है। तो आज हमने समझा कि संविधान सिर्फ नियमों का संग्रह नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के निर्माण का तार्किक और दार्शनिक सफर है। हमने उसके 5 उद्देश्यों को एक कहानी की तरह देखा। दुनिया भर में संविधानों के अलग अलग मॉडल्स विकसित, निर्मित, लिखित, अलिखित, कठोर, लचीले और संघीय एकात्मक को समझा और देखा कि भारत कैसे इन सब में एक अनूठा संतुलन बनाता है। वित्त प्रहरी बने। याद रखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था का हर बड़ा मुद्दा, चाहे वो केंद्र राज्य संबंध हो या मौलिक अधिकारों का दायरा, इन्हीं मूलभूत विचारों की जमीन से उगता है। अब जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल। हमने चर्चा की कि संविधान लोगों को एक मौलिक पहचान देता है। भारत जैसे देश में, जहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा, भोजन और संस्कृति बदल जाती है, हमारा एक संविधान इतनी विविधताओं का सम्मान करते हुए एक एकीकृत भारतीय पहचान कैसे बनाता है? इस प्रक्रिया में क्या तनाव है और क्या सफलताएं हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को अपना समर्थन देना जारी रखें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि संभव हो तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करें।
हमारे सभी सदस्यों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग ही हमारी असली ताकत है। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप अगले किस विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा चाहते हैं। और हमारे टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड चैनल से जुड़ना ना भूलें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अगली बार तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।